दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे समान नागरिक संहिता, यूनिवर्सल सिविल कोड। ये संविधान के अंदर अनुच्छेद 44 के अंदर व्यवस्था की गई है कि राज्य समान नागरिक संहिता लागू कर सकता है, यूनिवर्सल सिविल कोड। तो अब तक लागू क्यों नहीं हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें प्रावधान क्या है, उपबंध क्या है। अनुच्छेद 44 के तहत उपबंधित किया गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिवर्सल सिविल कोड उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा राज्य के संबंध में। इसकी पीडीएफ भी मैं दे दूंगा। सिविल नागरिक संहिता का अर्थ है नागरिकों के लिए सार्वजनिक आचरण और व्यवहार के तौर तरीके, कायदे कानून इत्यादि एक जैसे होने चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव या किसी भी प्रकार का जो है अंतर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ ये तार्किक मान्यताओं के आधार पर निर्मित किए जाने चाहिए। दुर्भाग्य ये है हमारा कि ये बात कि वर्तमान में सार्वजनिक आचरण के जो नियम हैं वो तार्किक न होकर रूढ़िवादी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होकर जाति और वर्ग के आधार पर ये व्यवहारित किए जाते हैं। सार्वजनिक आचरण के अंतर्गत शादी, विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार के नियम आदि से संबंधित मामले जो है वो दत्तक पुत्र ग्रहण करने यानी गोद लेने इत्यादि के विषय जो है वो धार्मिक और वर्ग के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं। ये सारे मामले भारत के नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता एक सभ्य समाज के निर्माण में सहायक है। उसके बाद इसके माध्यम से नागरिकों को सभ्य आचरण अपनाने का अवसर और प्रेरणा प्राप्त होती है या प्रगतिशील समाज की स्थापना में व्यापक रूप से ये सहायक हो सकती है। समान सिविल संहिता उदारवादी बौद्धिक दर्शन पर आधारित है। एक ऐसी संकल्पना है जो समाज में हो रहे भेदभाव को रोकने, अन्यायपूर्ण परिस्थितियों के समापन तथा समान समरसता और बंधुता को प्रस्फुटित करने में मददगार साबित हो सकती है। समान सिविल संहिताओं को लेकर विवाद क्यों है विवाद? वो विवाद इसलिए है कि आज़ादी के बाद से राज्य ने कोई प्रयास नहीं किए। बेरोजगारी मामला ठंडे बस्ते में पड़ा है। हालांकि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट शक्ति दिखाता रहा है, जैसे अहमद खान वर्सेस शाहबानो केस। राज्य वोट बैंक का पालन करता है। जब शाहबानो केस में अनुच्छेद 125 और 128 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता देने की बात कही, लेकिन व्यापक आंदोलन के कारण तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने रफा दफा कर दिया और सरकार ने तय किया कि मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम कानून के अनुसार भरण पोषण के अधिकारी होगी, न कि देश के कानून के समान। इसी प्रकार 2016 का सायरा बानो केस से भी ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लगा। वर्तमान में जो सरकार है, सुप्रीम कोर्ट, विधि आयोग, ये सब सहमत है, किंतु राजनीतिक पार्टियां इसमें सहमत नहीं हैं। धार्मिक संगठन भी विरोध में हैं। बाधाएं क्या क्या आ सकती है? देश में समान सिविल संहिता लागू करने में क्या क्या बाधाएं उपस्थित हो सकती है? उनमें से यह है, लोगों में जागरूकता, तार्किकता, प्रगतिशीलता, शिक्षा का अभाव है, ये बाधा है। प्रत्येक धर्म की जड़ता से चिपके हुए रहने की परंपरा, धर्म और तर्क में धर्म को महत्व देना, चाहे वे अप्रासंगिक भी हो,
कुछ धर्म के ठेकेदार अंधभक्ति को पोषण दे देते हैं। धर्म के नाम पर लोग मरने मारने को उतारू हो जाते हैं। भारतीय राजनीति में समान नागरिक संहिता के प्रति गतिशील अवधारणा की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। राजनीतिक संकीर्णता, धार्मिक तुष्टीकरण और महत्वाकांक्षी धर्म के ठेकेदारों की दुकानदारी बंद होने के डर से ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है। अब सुझाव क्या है? जागरूक किया जाए लोगों को, जागरूकता, सार्वजनिक आचरण के प्रति संवेदनशीलता का विकास किया जाए। सभी पार्टियां हैं अपने प्रमुखों को एक मंच पर आकर देश हित में दृढ़ संकल्प दर्शाना चाहिए और यूनिवर्सल सिविल कोड को चुनावी मुद्दा न बनाया जाए। स्पष्ट रूप से, सार रूप से ये कहा जा सकता है कि लोग तर्क देते हैं कि अनुच्छेद 44 लगाने से सीधा सीधा अर्थ यह है कि अनुच्छेद 25 और 29 को कमज़ोर करना है, किंतु ये कुतर्क है। अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता पर ये असीमित नहीं है। अनुच्छेद 29 के तहत नागरिकों को अपनी संस्कृति बनाए रखने की स्वतंत्रता है, जो अनुच्छेद 44 इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करता। अनुच्छेद 44 सामाजिक व बौद्धिक आचरण से संबंधित है, न कि नैतिक और आध्यात्मिकता से। इस प्रकार 25 और 29 का कोई बाधा नहीं है। गोवा एकमात्र राज्य है जहां पर यूनिवर्सल सिविल कोड काफ़ी सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। ये है मेरे नोट्स, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दूसरा पेज है, ये सिर्फ 2 पेज का ये नोट्स है। ये बता दें कि लागू करने में दिक्कतें कहाँ आ रही है। अगर संविधान का ईमानदारी से पालन किया जाए, और इसमें ऐसा नहीं है कि एक वर्ग कोई विरोध करेगा, सभी वर्ग, अगर देश का मुखिया या देश का जो शासन करने वाली जो सत्ता है वो अगर इसको ईमानदारी से लागू कर दे तो इसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। लेकिन इसमें कोई एक वर्ग, जैसे मान लो हम किसी मुसलमान को कह दें या हिंदुओं को कह दें या सिखों को कह दें या वो जैन, पारसी, यहूदी, किसी को भी कह दें कि वो विरोध करेंगे, उनको कहें कि अपने जो धार्मिक और आध्यात्मिक जो चीज़ें हैं वो अपने घर पर करें, अपने मोहल्लों में करें, लेकिन सार्वजनिक जगह पर आते ही सिर्फ संविधान का पालन किया जाएगा और यूनिवर्सल सिविल कोड यानी अनुच्छेद 44 का पालन किया जाएगा। आप घर में धार्मिक हो, बाहर में आते ही आप राष्ट्र के हो जाओगे, उसमें आपको राष्ट्र के उन्नति में सहयोग करना होगा। तो अभी जो ये आने वाली जो भीड़, अभी जो सड़कों पर जो भीड़ दिख रही है आपको, विरोध प्रदर्शन दिख रहा है और लोग तलवारें ले लेके निकल जाते हैं, लोग भाले लेके निकल जाते हैं, लोग बड़े बड़े मोटे मोटे झंडे लेके निकल जाते हैं, अपने अपने झंडे, तो वो नहीं निकलेंगे अगर सख्ती से इसको लागू कर दिया जाए। और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको किसी धर्म का पालन करना है, आप इसको आध्यात्मिक शक्ति का किसी को पालन कर अपने घर में करो ना, कौन मना करता है। तो सार्वजनिक रूप से अगर ये लागू कर दिया जाए कि सार्वजनिक रूप से आप सिर्फ और सिर्फ देश के कानून का पालन करोगे और अपने घरों में, अपनी जो बस्तियों में जहाँ पे सारे लोग सहमत हो, ऐसा नहीं है कि बस्ती में आप हुड़दंग मचा लो और कुछ लोग वहाँ परेशान हो, ये भी नहीं है। आप अपने घरों में करो, धर्म का पालन घर में करो, देवी देवता का पालन घर में करो, बाहर आते ही सारी की सारी प्रॉपर्टी सरकार की हो जाएगी और सड़कें हैं और जो सार्वजनिक स्थल है, स्कूल है, कॉलेज है, सरकारी ऑफिस है, हॉस्पिटल है, ये सारे के सारे इसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल सिविल कोड लागू कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी एक सत्तारूढ़ पार्टी को दृढ़ संकल्पित होकर बिना किसी पक्षपात के और बिना किसी भेदभाव के इसको लागू कर दिया जाए तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि किसी को दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। जो देश को आगे बढ़ाना चाहता है, जो तार्किक रूप से देश को आगे बढ़ाना चाहता है, देश को तकनीकी और प्रौद्योगिकी के
क्षेत्र में आगे ले जाना चाहते हैं, देश को विकास करना चाहते हैं, देश को विकसित करना चाहते हैं, और जो सच्चे नागरिक हैं वो इस चीज़ का विरोध नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है, जो कि बहुत ही सच्चाई साबित हो सकती है। नमस्कार, धन्यवाद।